14 किसी चैप्टर में किसी अटेम्प्ट में किसी चैप्टर से ज़्यादा आता है, किसी अटेम्प्ट में किसी चैप्टर से ज़्यादा आता है, बट चैप्टर 14 से तो आता ही आता है। 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने 4 नंबर दिया है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो हम मोटिवेशन पढ़ रहे थे। मोटिवेशन में हमने 2 तरह का मोटिवेशन पढ़ लिया, एकदम इजी। मैस्लो नीड, जो नीड के ऊपर होता है, ये 5 हायरार्की होती है। और उसके बाद होता है अपना हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर हाइजीन थ्योरी, ये पढ़ा हमने। ये दोनों बड़े बड़े थे, इसके बाद की जो 3 है ना वो एकदम छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मोटिवेशन थ्योरी है मैक्लेलैंड की, मैक्लेलैंड। ठीक है, मैक्लेलैंड भैया थे। मैक्लेलैंड भैया ने भी थ्योरी ऑफ नीड दिया, जो मैस्लो की थी वो भी थ्योरी ऑफ नीड थी, इन्होंने भी थ्योरी ऑफ नीड दिया, लेकिन इनकी थोड़ी सी अलग है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि 3 मोटिवेशन ड्राइवर्स होते हैं, मतलब 3 चीज होते हैं जो इंसानों को मोटिवेट करते हैं। अलग अलग तरह के इंसान होते हैं, 3 तरह के इंसान होते हैं। तो मैक्लेलैंड भैया ने बोला कि 3 मोटिवेशन ड्राइवर्स होते हैं, और इनमें से कोई एक किसी के बिहेवियर में डोमिनेंट होता है। मतलब एक इंसान के बिहेवियर में तीनों में से कोई एक ड्राइवर डोमिनेंट होता है। एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। पहला, अचीवमेंट। अचीवमेंट मतलब जब आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है कि हाँ मैंने कर दिखाया, और आप कोई काम करते हो उसका रिजल्ट आपको मिल जाता है। जैसे, और इसमें ना आप लोगों को क्विक एक्नॉलेजमेंट चाहिए होता है प्रोग्रेस का, मतलब तुरंत पता चल जाए क्या रिजल्ट रहा। जैसे कुछ लोग होते हैं जो एग्जाम देके आए नहीं है कि सोचने लग जाते हैं रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, काश आज ही रिजल्ट आ जाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप लोग हैं ऐसे? नहीं है ऐसे? अब वो ठीक है, तो मुझे भी ऐसा होता है कि यार पता चल जाए कैसा क्या होगा, कौन किस में कितना मार्क्स आएगा, तो मैं क्वेश्चन पेपर पूरा इवेलुएट करने लग जाती हूँ। हालांकि नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी आदत थी। सो अचीवमेंट, एक कुछ लोग के अंदर अचीवमेंट का कीड़ा होता है कि मुझे इसका रिजल्ट मिल जाए, मुझे पता चल जाए मैंने सही से किया कि नहीं, और तुरंत पता चल जाए मेरे एफर्ट्स का रिजल्ट मिला कि नहीं। तो ये होता है एक अचीवमेंट, एक मोटिवेशन का ड्राइवर होता है। कुछ लोगों के अंदर ये बहुत होता है। तो कुछ लोग एकदम अचीवमेंट बेस्ड होते हैं कि नीड टू अकम्प्लिश एंड डेमोन्स्ट्रेट ओन कॉम्पिटेंस। उन लोगों को दिखाना है, देखो मैंने ये किया, मैंने एग्जाम पास कर दिया, एक बार में बहुत मॉड्यूल क्लियर कर लिया। सो उनको क्या रहता है, उनको अकम्प्लिश करना रहता है खुद की कॉम्पिटेंस, खुद अपना काम कंप्लीट करना पड़ता है। दे प्रेफर टास्क दैट प्रोवाइड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो ऐसे ऐसे टास्क चुनते हैं जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और रिजल्ट हो उनके काम के बेसिस पे, मतलब उनके काम के बेसिस पे उनको रिजल्ट मिले, तभी तो उनको लगेगा ना हाँ हमने कुछ अचीव किया। और उनको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, मतलब क्विक एक्नॉलेजमेंट, तुरंत पता चल जाए रिजल्ट क्या रहा। तो देखो मैंने बताया मैक्लेलैंड के अकॉर्डिंग 3 नीड्स होते हैं, 3 ड्राइवर्स होते हैं, और हर इंसान के अंदर तीनों में से ना कोई एक ड्राइवर बहुत हावी होता है। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर अचीवमेंट का ड्राइवर है कि मुझे अचीवमेंट चाहिए, तो उसको चैलेंजिंग काम दो। आप उसको चैलेंजिंग काम दो तो वो बहुत मोटिवेटेड रहेगा, है ना। उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा, ये मैंने कुछ अकम्प्लिश किया, तो वो और मोटिवेट होकर काम करेगा। दूसरा होता है अफिलिएशन। अफिलिएशन मतलब दोस्ती यारी प्यार, सोशल, ये तो उनको लव बिलोंगिंग सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना बाकी चीजों से मतलब नहीं है, उनको लव बिलोंगिंग सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए होता है। तो आप उनको ना नाम चेंज है, तो उनको ना आप टीम वर्क दो। अब जिनको प्यार चाहिए, जिनको लोग चाहिए, जिनको सोशल चाहिए, उनको आप टीम वर्क दो। टीम में मिलके काम करेंगे तो वो मोटिवेटेड रहेंगे। अगर आप उनको अकेले को ऐसे जगह काम दे देंगे जब वो अकेले बैठे हुए हैं और कोई नहीं है, तो वो बेचारा मोटिवेटेड रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो लोग चाहिए ना। तो ऐसे लोग को आप क्या करोगे, टीम वर्क दोगे, और ऐसे लोग को आप टीम वर्क दोगे तो वो मोटिवेटेड हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है एफिलिएशन, मतलब कई लोगों को लव बिलोंगिंग सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए होता है, और वो मोटिवेटेड होते हैं बाय बीइंग लाइक्ड एंड एक्सेप्टेड बाय अदर्स। लोगों के साथ रह के लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो तीसरा होता है पावर। कई लोग पावर से मोटिवेटेड रहते हैं, मुझे चाहिए पावर, मुझे चाहिए अथॉरिटी, कि अगर मुझे आप अथॉरिटी दोगे तो मैं ये काम करूंगा वरना नहीं करूंगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं ये काम करूं, मुझे अथॉरिटी दो तो ही मैं यहाँ रहूंगा, ये काम करूंगा वरना नहीं करूंगा। तो कई लोग को पावर चाहिए होता है कि मेरा काम मैं खुद कंट्रोल करूं। जैसे अब मुझे पढ़ाना है, आप मुझे बता दो ऐसे पढ़ाना है, ठीक है, मैं अपने हिसाब से पढ़ा लूंगी, जब पढ़ाना है, जैसे पढ़ाना है, जितने घंटे पढ़ाना है।
कैसे पढ़ाना है, कौन से एमसीक्यू सॉल्व कराने, कौन सी बुक से पढ़ाना है, वो मेरे ऊपर है। तो ये कंट्रोल है, मुझे पावर है इतना कि हाँ मुझे बस पता है कि एसएम कंप्लीट कराना है, मैं अपने हिसाब से करा दूंगी। सो कई लोग को पावर चाहिए होता है, तो वो पावर से मोटिवेटेड होता है कि दे कंट्रोल देयर ओन वर्क और द वर्क ऑफ अदर्स एंड दे एस्पायर द पोजीशन विद स्टेटस एंड अथॉरिटी। उनको स्टेटस और अथॉरिटी वाला पोजीशन चाहिए होता है। अब ऐसे लोग को आप क्या दोगे, उनको पावर दो तो वो मोटिवेटेड रहेंगे। तो ये 3 ड्राइवर्स होते हैं और सबके में तीनों नहीं होते हैं, हर किसी में के में ना तीनों में से कोई एक हावी होता है। थोड़े बहुत तो होते सब होंगे, लेकिन एक डोमिनेंट होता है ना कि यार मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पावर है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लव है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। तो सबके में ना तीनों में से कोई एक डोमिनेंट होता है। तो जिसके में जो डोमिनेंट है उसको आप उस हिसाब से मोटिवेट करो। अगर कोई अचीवमेंट वाला कीड़ा है किसी के अंदर, तो आप उसको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क दो तो उसको मोटिवेटेड रहेगा वो। अगर किसी के अंदर अफिलिएशन वाला कीड़ा है तो आप उसको लोगों के साथ रखो, टीम वर्क दो तो वो मोटिवेटेड रहेगा। अगर किसी के अंदर पावर वाला कीड़ा है तो आप उसको पावर दो, अथॉरिटी दो तो वो मोटिवेटेड रहेगा। तो मैक्लेलैंड ने क्या बोला, उसने भी थ्योरी ऑफ नीड दी और उसके अकॉर्डिंग 3 मोटिवेशन के ड्राइवर होते हैं, लेकिन हर इंसान के अंदर ना तीनों में से एक कोई डोमिनेंट होता है, अचीवमेंट, अफिलिएशन और पावर। एएपी आम आदमी पार्टी, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इसका शॉर्टकट हो गया एएपी आम आदमी पार्टी, तो आप कंफ्यूज नहीं हो गए। एएपी अचीवमेंट, अफिलिएशन, पावर, इजी, वेरी इजी। व्रूम्स थ्योरी, वेरी वेरी इजी। व्रूम्स थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेशन जो आप दूसरों से करते हो ठीक है। तो व्रूम्स थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, एक बंदा अगर एक्सपेक्ट करता है कि हाँ अगर मैं एफर्ट करूंगा तो रिजल्ट आएगा, अगर मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगा तो मैं पास होऊंगा, और मैं पास होऊंगा तो मुझे डिग्री मिलेगी, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, घर वाले लैपटॉप दिलाएंगे, ठीक है। सो ये एक एक्सपेक्टेशन होती है ना। अगर मान के चलो आपको ऐसा लग रहा है यार मैं कितना भी कोशिश कर लूं मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो क्या आप मोटिवेटेड रहोगे? जैसे कई लोग होते हैं ना एकदम नेगेटिव पीपल होते हैं, मतलब नहीं मैं तो फेल हो जाऊंगा, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, एकदम नेगेटिव पीपल होते हैं। तो वो लोग क्या मोटिवेटेड रहेंगे काम करने के लिए? मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। बट अगर आपको लगेगा, आप एक्सपेक्ट करोगे, एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं यहाँ, कि यार अगर मैं मेहनत करके तो देखूं, अगर मैं इस तरह से पढ़ाई करूंगा, इतने मैंने पढ़ता हूँ, 6 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करूंगा, तो क्यों नहीं निकाल सकता मैं बोर्ड ग्रुप दिसंबर में? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। एक्सपेक्टेशन रहेगी तो आप मेहनत करोगे। तो आपको जब ऐसा लगता है कि आपके एफर्ट्स का रिजल्ट आएगा, और साथ साथ में जब वो रिजल्ट आएगा तो उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा, सीएस बनोगे तो जॉब मिलेगी ना, अच्छा स्टेटस बनेगा, अपने पैर पे खड़ा हो जाओगे, तो ये जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, ये आपको मोटिवेट करती है। तो अगर मुझे पता है कि हाँ मैं मेहनत करूंगी तो मैं पास होंगी, और मैं पास होंगी तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, जो मैं चाहती हूँ वो मिलेगा, तो फिर मैं करूंगी ना मेहनत, फिर मैं मोटिवेटेड रहूंगी। और इसका उल्टा अगर मुझे लग रहा है नहीं मैं कुछ कर ही नहीं सकती, मैं मेहनत कर लूँ तो भी मैं पास हो ही नहीं सकती, तो फिर मैं नहीं करूंगी मेहनत। तो यही है व्रूम्स थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी। व्रूम 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 मतलब विक्टर व्रूम। ये किसने दिया था? विक्टर व्रूम। नाम याद करना पड़ेगा, ये तो देखना पड़ेगा ना, थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी किसने दी थी? व्रूम ने दी थी, ठीक है। तो एक्सपेक्टेंसी व्रूम, इसका कुछ शॉर्टकट बना सकते हैं क्या? याद हो जाएगा? जो भी बनाना होगा आप बना लेना, ठीक है। तो विक्टर्स थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी, विक्टर भैया ने क्या बोला? विक्टर रूम भैया ने बोला पीपल विल बी प्रोडक्टिव एंड मोटिवेटेड इफ 2 कंडीशन आर मेट। अगर 2 कंडीशन मीट होते हैं तो ही वो मोटिवेटेड रहेंगे, अदरवाइज वो मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। पहला है कि उनका एफर्ट विल लीड टू रिजल्ट। मैं अगर एफर्ट करूंगी तो रिजल्ट आएगा, अगर हम मेहनत करेंगे तो पास होंगे। तो अगर उनको ये एक्सपेक्टेशन है कि देयर एफर्ट विल लीड टू सक्सेस, तो वो मोटिवेटेड रहेंगे। साथ ही साथ एक और कंडीशन है कि दे विल बी रिवॉर्डेड फॉर सक्सेस, जो रिजल्ट आएगा उनके लिए उनको रिवॉर्ड मिलेगा। मान के चलो अगर मैंने बोला कि आप पढ़ के पास हो जाओगे, लेकिन फिर भी आपको सीएस की डिग्री नहीं देंगे, आपको जॉब नहीं देंगे, तो आप बोलोगे क्यों पढ़ेंगे, फिर हम कुछ और कोर्स ही ना कर लेंगे, आपको जॉब ही नहीं मिलेगी, आपको काम ही नहीं मिलेगा। तो फिर आप क्या बोलोगे?
क्यों इतना मेहनत करेंगे, रिजल्ट आ भी जाएगा तो भी रिवॉर्ड तो कुछ मिलेगा नहीं, जॉब ही नहीं मिलेगी, पैसा ही नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे करके फिर कुछ और करेंगे। तो दोनों चीजें जरूरी है, पहला एफर्ट का रिजल्ट भी आना चाहिए, दूसरा रिजल्ट का रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, दोनों कंडीशन जरूरी है। समझ में आया क्या? बस विक्टर थ्योरी यही है, खत्म। लास्ट मैकग्रेगर थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई, कुछ याद आया क्या? याद करो जब मैंने आपको पढ़ाया था एक्स एंड वाई थ्योरी बाय मैकग्रेगर, तो वहां मैंने आपको पढ़ाया था, ये फिर से आएगा, बताया था ना ये, और सेम है, कुछ नया नहीं है इसमें। देखो अपन पढ़े है ना एक्स एंड वाई थ्योरी, दो तरह के लोग होते हैं, एक एक्स बुरे लोग और एक वाई अच्छे लोग। तो जो एक्स तरह के लोग होते हैं उनको कुछ मोटिवेटेड ही नहीं रहते हैं, उनको एम्बिशन ही नहीं होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको ज्यादा मोटिवेट करना पड़ेगा। और जो वाई कैटेगरी के पीपल है ऑलरेडी सेल्फ मोटिवेटेड है, वो लोग पूरे एनर्जी के साथ काम करते हैं, तो उनको उतना मोटिवेट कंट्रोल करना ही नहीं पड़ेगा। बस वही लिखा है यहाँ कि आप किस पे मोटिवेट करना है उस पे फोकस करो। तो ये थ्योरी है, थ्योरी एक्स वाई गिवन बाय मैकग्रेगर, तो ये तो याद ही है अपन को, ठीक है। तो ये किसने दिया था? डॉगलस मैकग्रेगर ने, ये अपन पढ़ चुके हैं वहां पर भी। इनके हिसाब से दो थ्योरी है, थ्योरी एक्स थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स को हम नेगेटिव भी बोलते हैं, पता ही है, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। थ्योरी वाई को हम पॉजिटिव भी बोलते हैं। थ्योरी एक्स जो होता है वो बोलता है कि कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जो लेजी होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, लैकिंग एम्बिशन होते हैं, तो आपको ना उनको प्रॉपर मैनेजमेंट स्टाइल से कंट्रोल करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, टॉप डाउन कंट्रोल से। टॉप डाउन मतलब जो आपके सीनियर होते हैं वो आपको कंट्रोल करते हैं। टॉप डाउन में जो सीनियर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट को कंट्रोल करते हैं, मोटिवेट करते हैं, फिर वो अपने सबऑर्डिनेट को कंट्रोल मोटिवेट करते हैं। तो जो एक्स कैटेगरी के वर्कर है ना वो एकदम ढीठ इंसान लोग हैं, उनको आपको एकदम मैनेजमेंट स्टाइल टॉप डाउन कंट्रोल में मोटिवेट करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट तरीके से। और जो वाई कैटेगरी के लोग हैं ये लोग बहुत ही मोटिवेटेड हैं, ईगर टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप उनको रिवॉर्ड्स वगैरह देके मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि उनको डंडे से मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। आप उनको रिवॉर्ड्स दोगे तो वो काम तो खुद से करेंगे, आप उनको रिवॉर्ड दोगे तो वो मोटिवेटेड रहेंगे। इजी कंप्लीट मोटिवेशन। तो हमने मोटिवेशन के 5 थ्योरी पढ़े, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसमें 5 नीड्स होती हैं, साइकोलॉजिकल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लव वाला, एस्टीम, सेल्फ एक्विजिशन। उसके बाद हर्ट्जबर्ग की हाइजीन थ्योरी थी, जिसमें हाइजीन फैक्टर्स होते हैं, हाइजीन फैक्टर्स, अगर वो नीचे जाएंगे तो डिससेटिस्फैक्शन होगा। और एक होते हैं मोटिवेटिव फैक्टर्स, जिनको आप बढ़ाओगे तो मोटिवेशन होगा, ठीक है। हाँ, और जो हाइजीन फैक्टर्स हैं वो जैसे कि आपके बेसिक नीड्स हो गए, पे, सैलरी, वर्किंग कंडीशंस, सुपरवाइजर कंडीशन एक्सेट्रा। और जो मोटिवेटिव फैक्टर्स है वो इमोशनल है, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट, ये सब, ठीक है। उसके बाद अपने पढ़ा व्रूम व्रूम, विक्टर रूम एक्सपेक्ट करता है ठीक है। तो उसके दो एक्सपेक्टेशन है कि एफर्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आएगा, ठीक है। और एक और था अपना मैकक्लेलैंड का 3 मोटिवेशन ड्राइवर्स होते हैं, आम आदमी पार्टी, एफिलिएशन, अचीवमेंट और पावर। और लास्ट में पढ़ा अपन ने एक्स एंड वाई, ये तो अपना पढ़ा ही हुआ है, इजी बन जाएगा। लीडरशिप की स्टाइल्स याद है? लीडरशिप स्टाइल याद है? नहीं, लीडरशिप, टाइप्स ऑफ लीडरशिप। सबसे पहले वो है, एक मतलब मैं लाइन से नहीं बता रहा हूँ, कोच वाला होता है, हाँ एक याद है, ट्रांसफॉर्म वाला होता है, एक ट्रांसलेशन वाला होता है, एक ट्रांसलेशन हाँ वाला होता है, एक ऑटोक्रेटिक होता है, हाँ, डेमोक्रेटिक, एक लेजिस्फेयर, और स्ट्रैटेजिक, याद है। नेक्स्ट टॉपिक कमांडिंग। कमांडिंग में कुछ नहीं, कमांड करो, काम करो, वही होता है कमांडिंग। अब जैसे ये पिक्चर आप देख रहे हो, ये जो लीडर है ये उस रास्ते में जा रहा है और सबको अपने साथ लेके आ रहा है। कमांडिंग क्या होता है? आप बैठ गए हो, लोगों को कमांड कर रहे हो, चलो काम करो, इट्स लाइक बॉस इज कमांडिंग, ये कमांडिंग हो गया। लीडरशिप अलग होती है, लीडर में आप उनका रास्ता दिखाते हो उनको, खुद चल के उसमें, तो आपको वो लोग फॉलो करते हैं आप जिस रास्ते पे जाते हो, तो दैट इज लीडरशिप। कमांडिंग में आप उनको ही कमांड कर रहे हो कि काम कराओ, ठीक है। सो दिस इज कमांडिंग इज ऑल्सो द टाइप ऑफ डायरेक्टिंग। तो ये लास्ट टाइप ऑफ डायरेक्टिंग है, इसके बाद अपना डायरेक्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। डायरेक्टिंग अपन ने पढ़ा कि डायरेक्टिंग हम कैसे कैसे कर सकते हैं, सुपरविजन करके, लीडरशिप करके, कम्युनिकेट करके,
मोटिवेट करके और कमांड करके। तो ये 5 तरह का डायरेक्टिंग ही है, ये डायरेक्टिंग ही चल रहा है ना अभी, डायरेक्टिंग के अंदर कमांडिंग आता है, ठीक है। तो कमांडिंग का ये लाइन आपको समझना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, इस लाइन पे एमसीक्यू आ सकता है। कमांडिंग रिफर्स टू सेटिंग द बिजनेस, आप बिजनेस को इस तरह से सेट कर रहे हो, गोइंग टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट फ्रॉम द सबऑर्डिनेट, आप सबऑर्डिनेट से काम करवा के रिजल्ट निकलवा रहे हो, दैट इज कमांडिंग। सो ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी कि कमांडिंग का डेफिनेशन है, कमांडिंग मीन्स सेटिंग द बिजनेस गोइंग टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट फ्रॉम द सबऑर्डिनेट। जब आप बिजनेस को इस तरह से सेट करते हो कि सबऑर्डिनेट आपको रिजल्ट लाके दे, दैट इज कमांडिंग, इस तरह से कमांड करते हो। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, कमांडिंग मीन्स सेटिंग द बिजनेस गोइंग टू गेट रिजल्ट फ्रॉम द सबऑर्डिनेट। फेयल ने बोला था कि जो कमांडिंग है ना उसको हम ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। ऑपरेशन क्यों? क्योंकि हम कमांड करके एक्टिविटी करवाते हैं, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इजी, बस डायरेक्टिंग खत्म। अब डायरेक्टिंग के इंपॉर्टेंस दिए हुए, डायरेक्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही एकदम कॉमन सेंस वाला है कि अगर हम डायरेक्टिंग करेंगे तो ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़ेगी। मेन एकदम लोअर लेवल पे जब हम डायरेक्ट करते हैं, उनका देखते हैं, कंट्रोल करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो उनकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। ब्रिज बिटवीन ऑपरेशनल नीड एंड ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर क्या होता है, जो भी हमारी नीड्स हैं और जो ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है, तो उसके बीच में डायरेक्टिंग जो है गैप ब्रिज करता है। क्यों? क्योंकि हम उनको डायरेक्ट करते हैं कि ऐसे करो, काम करो, तो वो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देते हैं। तो जो भी हमारी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर देता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टिंग में हम एक्चुअल में एक्शन लेकर के आते हैं, ठीक है, डायरेक्टिंग में हम एक्चुअल में एक्शन चालू करते हैं, तो वो नीड को फुलफिल कर देता है। ह्यूमन फोकस मैनेजमेंट, यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्टिंग में हम इंसानों को देख के डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि ह्यूमन फोकस जो होता है, जो काम कर रहे होते हैं, हम अपने सबऑर्डिनेट्स को, ह्यूमन बींग्स, एम्प्लॉयज को मोटिवेट डायरेक्ट करते हैं। तो बिकॉज इट इज ह्यूमन फोकस, गोल्स आर मेट फास्टर, ठीक है। एंड लास्टली इट बूस्ट द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये ना बहुत ही कॉमन सेंस वाला है, इंपॉर्टेंस वगैरह अगर आता है ना तो वो बन ही जाता है एमसीक्यू में, आप ऑप्शंस देख के समझ में आ जाता है कौन सा होगा। वी आर डन विद डायरेक्टिंग एंड द लास्ट स्टेज इज कंट्रोलिंग। बहुत ईजी है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब आपको पता है क्या होता है कंट्रोलिंग मतलब? बैलेंस रहे। तो जैसे आपने डिसाइड किया कि आज दिन भर में, जैसे मान के चलो मैंने डिसाइड किया कि आज चैप्टर 1 कंप्लीट करना है, वो प्लान था। फिर हमने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की, नोट्स वगैरह सब, फिर हमने एक्चुअल में क्लास ली। अब क्लास ली, बाद में मुझे पता चला कि नहीं आज तो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो वो चेक करना कि मेरा स्टैंडर्ड क्या था, चैप्टर 1 कंप्लीट करना है। एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना रहा, 2 टॉपिक छूट गया। तो हम जो मेजर करते हैं ना एक्चुअल परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को, दैट इज कंट्रोलिंग, ठीक है। तो मान के चलो आप लोग ने डिसाइड किया कि आज मुझे टैक्स का एक चैप्टर पढ़ के कंप्लीट करना है, ठीक है, और नहीं हो पाया, आधा चैप्टर हो पाया, तो आप जब तक कंट्रोल नहीं करोगे, उसको चेक नहीं करोगे, आपको क्या अपने रिजल्ट पता चलेंगे? नहीं। तो कंट्रोलिंग मतलब चेक करना कि जो मैंने प्लान किया था और जो एक्चुअल में किया वो सेम है कि नहीं। जब आप दिन के लास्ट में जब आप सोने जाओगे, उससे पहले आज देखोगे आज मैंने क्या क्या किया, और फिर आप उसको कंपेयर करोगे, यार मैंने कितना सोचा था, अरे मैंने एक चैप्टर सोचा था बट आधा ही हो पाया। तो जो आप चेक करते हो कि अच्छा आधा कम रह गया, फिर पहले चेक करा कि अरे कम रह गया, फिर आप उसको सुधारते हो, आप रीजन ढूंढते हो, यार क्यों कम रहा, अच्छा आज दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया था इसीलिए कम हो गया, आज तो थोड़ा सा टाइम पास कर लिया था, मूवी देख लिया था इसीलिए हो गया। तो आप कमी ढूंढोगे, रीजन ढूंढोगे किसके वजह से परफॉर्मेंस कम हुआ, और फिर उस रीजन को सुधारना कैसे है, कल से नहीं जाऊंगा मूवी, कल से नहीं देखूंगा मूवी, कल से पूरा दिन पढ़ूंगा। वो होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एक ऐसा स्टेप होता है जिसमें आप देखते हो कि आपने जो प्लान किया था वो अचीव किए कि नहीं, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, रीजन क्या है, और उसको सुधारेंगे कैसे, और जो हम उसको सुधारते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम फ्यूचर का प्लान बनाते हैं। समझ में आया? तो कंट्रोलिंग मीन्स वेरीफाइंग, चेकिंग, वेरीफाइंग वेदर एवरीथिंग अकर्स इन कंफर्मिटी विद द प्लान। जो आपने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग सब हुआ कि नहीं हुआ। ये इंश्योर करता है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम चेक करते हैं कि हमने प्रॉपरली गोल को अचीव किया, प्रॉपरली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया कि नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन से एमसीक्यू बहुत बार आता है। कंट्रोलिंग मीन्स मेजरिंग, कंट्रोलिंग मेजर्स
measures the deviation, deviation मतलब जितना भी इधर उधर हुआ है, between which performance, actual performance and standard performance. Standard मतलब आपने लिए डिसाइड किया था एक चैप्टर कंप्लीट करना है, एक्चुअल मतलब 2 पेज ही हो पाया, तो आप वो जो चेक करते हो स्टैंडर्ड और एक्चुअल का, वो होता है डेविएशन. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से चेक करते हैं तो हमें डेविएशन पता चलता है, एंड दिस इज कंट्रोलिंग. इजी. सो कंट्रोलिंग मीन्स मेजरिंग द डेविएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड देन टेकिंग द करेक्टिव मेजर्स, मतलब उसको सुधारने के लिए करेक्टिव मेजर्स लेना. कंट्रोलिंग की 3 डेफिनेशन है. इसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं देखोगे तो चल जाएगा, एक बार रीड ले सकते हो, एक बार रीड ले लेना, ठीक है. जैसे एक ब्रैच ने दी थी, ब्रैच ने क्या डेफिनेशन दी थी, कंट्रोलिंग इज अ सिस्टमेटिक एक्सरसाइज विच इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड. वही है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से चेक करो, वो होता है कंट्रोलिंग. वही वाली डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन दे दी. डोनल ने एक डेफिनेशन दी थी. डोनल ने क्या डेफिनेशन दी, जस्ट एज अ नेविगेटर कॉन्टिन्यूसली टेक्स रीडिंग to ensure whether he is relative to a planned action, so should a business manager continuously take reading to assure himself that his enterprise is on a right place. देखो जैसे क्या होता है, जो नेविगेटर होता है, जो रास्ता नेविगेट करते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली रीड करते हैं टू इंश्योर दैट हिज रिलेटिव ही इज रिलेटिव टू प्लान्ड एक्शन. रीड इन द सेंस जो मैप वगैरह होता है, जो भी डायरेक्शन होता है, वो देखते हैं, बार बार चेक करते हैं कि हाँ सही जा रहा है ना, सही जा रहा है ना. अगर गलती से कोई गलत रास्ता पकड़ लेंगे, तुरंत हम उसको करेक्टिव मेजर करके सही करेंगे. सिमिलरली डोनल ने बोला कि एक मैनेजर को कॉन्टिन्यूसली, मतलब बार कॉन्टिन्यूसली, डोनल को कॉन्टिन्यूसली रीडिंग लेना चाहिए, मतलब कंट्रोल करना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया. यहाँ पर मेन कॉन्टिन्यूसली वर्ड पे फोकस करिए कि आपको बार बार उस चीज पे करना चाहिए, ताकि आपको पता चले हाँ हम सही दिशा पे जा रहे हैं. तो आप इसको कैसे याद करोगे, इसमें बार कॉन्टिन्यूसली आ रहा है, तो आप इसको डीसी से याद कर सकते हो. डीसी, मार्वल डीसी. तो डी फॉर डोनल, सी फॉर कॉन्टिन्यूसली, ठीक है. जस्ट मेमोरी टेक्निक. उसके बाद हेमन ने भी एक डेफिनेशन दी थी. हेमन ने बोला प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर और नॉट प्रोसेस इज बीइंग टुवर्ड्स गोल और नॉट. आपका जो प्रोसेस है वो गोल की तरफ जा रहा है कि नहीं, ये चेक करने का प्रोसेस है, हेमन ने दिया है. अगर ये डेफिनेशन आप लिंक कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो एक बार बस रीड ले लेना. छोड़ दोगे क्या? छोड़ना नहीं. हाँ, इसमें पी बहुत आ रहे हैं. इसमें पी आ रहा है क्या? इसमें भी तो पी है. ब्रीच एक्सरसाइज की बात किया, डोनल नेविगेट की बात किया, और हेमन क्या बोलते हैं, चेक का बात किया. हाँ, ये नेविगेट करने की बात कर रहा है. और ये वाला जो भैया है, और इसमें क्या बोलते हैं, लास्ट वाले में चेक कर रहा है, चेकिंग का. हेमन चेक कर रहा था. ब्रीच क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ब्रीच हुआ, डोनल नेविगेट कर रहा था, हेमन चेक कर रहा था. ठीक है. इसमें हम स्टैंडर्ड से चेक कर रहे हैं, तो ब्रैच के में स्टैंडर्ड वर्ड आ रहा है, डोनल के में नेविगेटर आ रहा है. हाँ, नहीं लॉजिक होना जरूरी नहीं, आपको याद होना चाहिए बस. डेफिनेशन किसने लिखा है वो भी आज नहीं हो गया कंप्लीट हो गया. एक लाइन बची, एक लाइन के लिए छोड़ना है क्या बताओ? नहीं छोड़ना है ना. बुक खोलो, बुक फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग दिखा क्या बुक में? चलो दिखा, फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग दिखा. और सर की तो बुक ही नहीं खुली है. सर हम क्या कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं? अच्छा ठीक है. फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, सबसे पहला हो गया, कंप्लीट हो गया, बस थोड़ा सा बचा, मैं आपको बता देती हूँ. सुनो, फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, 2 भाई हैं. कौन से? कॉन्टिन्यूस और परवेसिव. सब में था, स्टैफिंग में भी था, डायरेक्टिंग में भी था. तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, कंट्रोलिंग क्या है, परवेसिव फंक्शन है, हर जगह लगता है. कंट्रोलिंग इज एंड फंक्शन, एंड यानी कि लास्ट फंक्शन. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टैफिंग, डायरेक्टिंग. कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग. यहाँ बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो बोलते हैं कंट्रोलिंग तो बैकवर्ड लुकिंग है, हम तो पुराने प्लान से कंपेयर करते हैं ना. नो डियर नो.
क्यों? क्योंकि कंट्रोल हम फ्यूचर के लिए करते हैं ना। कंट्रोल क्यों करते हैं? आज का दिन क्यों चेक करते हैं हमने क्या किया, ताकि कल का दिन सुधार पाए ना। आज अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो हम उसको चेक क्यों करते हैं कि बैठ के ये रोते रहेंगे और यही कंटिन्यू करेंगे? नहीं, हम उसको चेक इसलिए करते हैं कि कल वो गलती दोबारा ना करें, इसीलिए करते हैं ना कंट्रोल। तो प्लीज ऐसा बिल्कुल गड़बड़ी मत करना कि कंट्रोलिंग तो बैकवर्ड लुकिंग होता है। नहीं, कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग होता है, क्योंकि कंट्रोलिंग भी आप फ्यूचर के लिए करते हो। आज की गलतियां निकालते हो, उसको सुधारते हो ताकि फ्यूचर के प्लान सही बने और फ्यूचर सही हो। ठीक है, कंट्रोलिंग डायनेमिक है। डायनेमिक क्यों? क्योंकि इसके जो मेथड्स रहते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। ठीक है, आपको जो कंट्रोल है वो टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है। डायनेमिक मतलब चेंज, और कंट्रोलिंग के अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। मतलब अगर कुछ सही से नहीं हुआ तो आप उसको सुधारोगे, सही करोगे। दैट इज वाई कंट्रोलिंग इज अ डायनेमिक फंक्शन। नेक्स्ट इज इट इज रिलेटेड टू प्लानिंग। क्यों रिलेटेड टू प्लानिंग? क्योंकि आप प्लान करोगे तभी तो उसको चेक करोगे ना। मान के चलो मैंने आज प्लान ही नहीं किया था कितना करना है कंप्लीट, तो फिर तो मैं जितना की कंप्लीट उतना मेरे को सही लगता, हाँ सही है, सही हुआ। बट मैंने प्लान किया कि नहीं इतना करना है, 20 पेज करना है, तभी तो मेरे को पता चलेगा ना कि अगर मैंने 10-15 पेज किया तो ज्यादा हुआ कि कम। अगर कुछ प्लान ही नहीं रहेगा तो मैं तो एक पेज पढ़ के भी ऐसे हाँ बहुत पढ़ लिया, बहुत ऐसा होता है ना कई बार, थोड़ा सा पढ़ के बहुत पढ़ लिया। बट जब आप प्लान बनाते हो तब पता चलता है कि आप कितने पानी में हो। तो प्लानिंग करोगे, प्लान के हिसाब से ही ना कंट्रोल करोगे। दैट इज वाई देयर आर इनसेपरेबल फंक्शन। और ये जो इसमें लास्ट लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू बन सकता है। प्लानिंग प्री सपोजेस कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग सक्सीड प्लानिंग। सक्सीड मतलब जो बाद में आता है, पहले प्लान करोगे कंट्रोल करोगे, प्लान करोगे तभी ना कंट्रोल करोगे। सो कंट्रोलिंग जो होता है ठीक है, स्लिप ऑफ टंग। ठीक है, तो आप कंट्रोल बाद में करोगे, तो कंट्रोल सक्सीड करता है प्लानिंग को। सक्सीड यानी जो बाद में आता है, तो कंट्रोलिंग सक्सीड प्लानिंग यानी कंट्रोलिंग प्लानिंग के बाद आता है। और प्लानिंग प्री सपोजेस कंट्रोलिंग, मतलब प्लानिंग हम पहले करते हैं। प्री यानी प्लानिंग पहले करते हैं, कंट्रोलिंग बाद में करते हैं, और कंट्रोलिंग बाद में करते हैं, प्लानिंग पहले करते हैं। तो ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, प्लानिंग प्री सपोजेस डैश ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग। क्या होगा? कंट्रोलिंग बन जाएगा। हाँ नहीं, रुको, बस एकदम पीक पे है। ठीक है, नाउ लास्ट इज स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोल कैसे करेंगे, हाउ टू कंट्रोल और स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग। सबसे पहला आपको कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे। तो आप सबसे पहले स्टैंडर्ड्स बनाते हो। स्टैंडर्ड यानी 10 पेज आज करना है, वो हो गया आपका स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? प्लान्स और टारगेट होते हैं जो आपको अचीव करने होते हैं, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज क्राइटेरियन। जैसे हम क्राइटेरिया फिक्स करते हैं ना, इतना करना है, तो प्लान को हम क्राइटेरिया भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड आप बनाते हो। स्टैंडर्ड 2 तरह के होते हैं, एक होता है मेजरेबल और एक होता है नॉन मेजरेबल। मेजरेबल जैसे कि कॉस्ट, आउटपुट, एक्सपेंडिचर, टाइम, प्रॉफिट। मेजरेबल मतलब 10 पेज करना है, मेजर कर लिया ना 10 पेज। टाइम 10 दिन में ये कंप्लीट करना है। एक्सपेंडिचर ये 10 करोड़ के खर्चे में ये हो जाना चाहिए। आउटपुट 10 यूनिट आउटपुट निकलना चाहिए। कॉस्ट इसमें वही खर्चा, इसमें इतना कॉस्ट लगना चाहिए, 1 करोड़ के कॉस्ट में हो जाना चाहिए। तो जब आप क्वांटिटी बता देते हो ना, तो दैट इज मेजरेबल परफॉर्मेंस। अब ऑब्वियसली आप मेजर कर पाओगे ना, 10 पेज डिसाइड किया था, 5 पेज हुआ, तो मेजर करते बन जाएगा ना कि 5 पेज कम हुआ। तो ये होते हैं मेजरेबल स्टैंडर्ड्स और टारगेट, जो कि टेंजिबल भी होते हैं। एक होते हैं नॉन मेजरेबल, आप इनको मेजर कर ही नहीं सकते, जैसे कि बिहेवियर, एटीट्यूड, परफॉर्मेंस। ये तो सब्जेक्टिव है, इसको आप कैसे मेजर करोगे बताओ? अब आप बोलोगे कि आपका फ्यूचर लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अब अच्छा क्या होता है भाई? अच्छा क्या होता है, कैसा होना चाहिए? कुछ सोचे हो? नहीं, अभी पढ़ाई के बारे में सोचे। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए भाई? कैसी लड़की चाहिए? सुंदर, सुशील, कैसी चाहिए? अब अच्छी बोल दोगे तो मैं ऐसे बोलूंगी भाई अच्छी क्या होती है? अच्छी तो कुछ मेजरेबल थोड़ी है। समझ में आया? तो ये वाला बात हो गया कि आपका जो कुछ परफॉर्मेंस होता है वो होता है नॉन मेजरेबल और इनटेंजिबल। जैसे कि परफॉर्मेंस हो गया, डेविएशन हो गया, उनका एटीट्यूड्स टुवर्ड वर्क हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है,
तो आपने स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया। उसके बाद आप एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करोगे, मैं गिनूंगी, अच्छा आज कितना पेज हो गया, 10 पेज डिसाइड किया था, कितना पेज हुआ। तो नेक्स्ट चीज आप मेजर करोगे एक्चुअल परफॉर्मेंस, और इसमें ना जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है वो तो इजी रहता है, जैसे मान के चलो पेजेस मेरे को काउंट करना है तो वो तो बहुत इजी है। क्वालिटेटिव मेजरमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर मान के चलो उसका बिहेवियर कैसा था ये आपको मेजर करना रहेगा तो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड आपको क्वांटिटी वाइज चेक करना होगा तो वो तो फिक्स्ड है, वो तो बहुत इजी रहेगा। तो ये ना आपके बुक में एक मिसप्रिंट हो गया, यहाँ क्वांटिटेटिव लिख दिया था, उसको कट करके क्वालिटेटिव कर लेना कि जो क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। When परफॉर्मेंस, अब परफॉर्मेंस मेजर करना है, कैसे परफॉर्मेंस मेजर करोगे? परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर कैन नॉट बी मेजर्ड इन क्वांटिटी, क्योंकि आप उसको क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते। तो आप जो क्वालिटेटिव मेजरमेंट होते हैं उनको कैसे मेजर कर सकते हैं? उनके एटीट्यूड से, उनके मोरल से, उनके डेवलपमेंट से, उनके कम्युनिकेशन से। ठीक है, ये हो गया। और आप रिपोर्ट्स भी बनाते हैं कई बार मेजरमेंट करने के लिए। तो दो चीजें हो गया, स्टैंडर्ड फिक्स हो गया, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर कर लिया। अब आप दोनों को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, और दोनों को कंपेयर करेंगे तो गैप निकल के आएगा, या तो वो पॉजिटिव गैप होगा या तो वो नेगेटिव गैप होगा। फॉर एग्जांपल मैंने 10 पेज डिसाइड किया था, मैं 15 पेज कर ली, वाह 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 वाह, पॉजिटिव गैप, बहुत अच्छा। मैंने 10 पेज डिसाइड किया था, मैं बस 8 पेज कर पाई, नेगेटिव गैप। ये जो गैप होता है ना, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच में जो गैप होता है, दिस गैप इज नोन एज डेविएशन। तो डेविएशन होता है, डेविएशन कैन बी डिफाइंड एज अ गैप। अब चाहे वो पॉजिटिव गैप हो चाहे नेगेटिव गैप हो, जो गैप होता है दैट इज डेविएशन। सो डेविएशन इज द गैप बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस। और आप डेविएशन निकाल लिए, मान के चलो स्टैंडर्ड था 10, मैंने कर दिया 15, तो डेविएशन निकाल लिए। ठीक है, ये -5 आया, लेकिन ये एक्चुअल में आप एक्चुअल 15 किया, -10, तो ये आपका आया 5। तो आप डेविएशन निकालिए। उसके बाद आप देखोगे कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अच्छा किया कि बुरा किया। तो आप डेविएशन निकालने के बाद देखोगे कि क्या वो डेविएशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। उसके बाद ये हो गया, डेविएशन निकाल लिया, पॉजिटिव नेगेटिव देख लिया। पॉजिटिव है तो वेरी गुड, नेगेटिव है तो आपको एक्शन लेने की जरूरत है, और नेगेटिव में भी सारे में डेविएशन एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। मान के चलो हमने सोचा था कि 1 करोड़ के खर्च, मान के चलो 1 लाख के खर्चे में अपन को ये काम कंप्लीट करना है। मान के चलो हमें 99,000 खर्चा लगा, 1,000 कम रह गया, तो बहुत सिग्निफिकेंट है क्या? बहुत सिग्निफिकेंट है। 1-2 हजार तो ऊपर नीचे हो सकता है ना। 1 लाख का टारगेट था, 99,000 में कर दिया, तो 1 हजार वहां क्या मैटर कर रहा है? नहीं मैटर करेगा ना। तो आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, आप छोटी छोटी चीजों को कंट्रोल करने जाओगे ना तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें रह जाएंगी। समझ में आया? तो कई बार ऐसा होता है ना कि आपने 10 पेज डिसाइड किया था, 9 पेज हो गया, तो आप सोचोगे चल ठीक है, एक ही पेज ना इधर उधर हुआ। बहुत ज्यादा 5 पेज किया तो जस्ट आधा, तो वहां आपको थोड़ा पैनिक कर जाते हैं आप। तो कंट्रोल में भी ना डेविएशन, छोटे मोटे डेविएशन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, उसको आप इग्नोर कर सकते हो। बट जो बड़े बड़े डेविएशन है, मान के चलो हमें 10% से सेल्स बढ़ानी थी, सेल्स बढ़ी ही नहीं, 1% से सेल्स बढ़ी, ये बहुत बड़ा डेविएशन है। ठीक है, तो आपको उस पर फोकस करना है। तो पहले आप डेविएशन निकालोगे, सेकंड आप देखोगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके बाद आप देखोगे बड़ा है कि छोटा है। छोटा होगा तो इग्नोर कर देना, क्रिटिकल होगा, इंपॉर्टेंट होगा तो उस पर फोकस करना। फिर उसका रीजन निकालोगे कि क्यों हुआ, और फिर उसको सुधारोगे। ठीक है, तो ये हो गया कि आपने पॉजिटिव नेगेटिव निकाल लिया। उसके बाद आप फाइंड आउट करोगे कि वो डेविएशन क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं। जो माइनर डेविएशन होंगे उनको इग्नोर कर देना। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा कहावत है कि इफ यू कंट्रोल एवरीथिंग यू एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। और इसीलिए आपने डेविएशन निकाल लिया, उसके बाद आप उसका रीजन ढूंढोगे, क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ, क्या गलती की मैंने, तभी तो सुधारोगे ना। तो यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन। रीजन क्या हो सकता है? एरोनियस प्लानिंग, मतलब प्लानिंग अच्छे से नहीं हुई, कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं हुआ, इंप्लीमेंट अच्छे से नहीं हुआ, सुपरविजन अच्छे से नहीं हुआ। आप उसका रीजन ढूंढोगे, ये सारे रीजन हो सकते हैं। अब रीजन ढूंढ लिया, अब हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे क्या? उसको सुधारेंगे ना। पता चला कि आज मूवी देखा, सोशल मीडिया में टाइम पास किया, बातचीत में टाइम वेस्ट किया, इसीलिए हुआ, तो कल आप करेक्टिव मेजर लोगे कि नहीं बातचीत नहीं करनी है, मूवी नहीं देखना है, तो उसके बाद आप लोगे करेक्टिव एक्शन। आप करेक्टिव मेजर्स लोगे, और करेक्टिव मेजर्स लेने के बाद अपना फ्यूचर का टारगेट रिवाइज करोगे। आपको पता चला 10 पेज तो नहीं हो पा रहा है, एनी हाउ 9 पेज ही हो पा रहा है, तो आप अपना कल का प्लान रिवाइज करके थोड़ा कम करके 9 पेज का कर दोगे कल का टारगेट। तो आप करेक्टिव मेजर लोगे और अपने फ्यूचर प्लान्स को भी कंट्रोलिंग के अकॉर्डिंग रिवाइज कर दोगे। इजी। कंट्रोलिंग के स्टेप क्या है? सबसे पहले
स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करोगे, फिर कंपेयर करोगे, फिर रीजन फाइंड आउट करोगे, रीजन बेसिकली कंपेयरिंग का ही पार्ट है, फिर उसके बाद करेक्टिव मेजर्स लोगे, रेमेडियल एक्शन लोगे। कंट्रोलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? रिस्क कम हो जाता है, और अगर आप फेल होते रहोगे तो आप कंट्रोल करोगे तो आप पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे तो आप उसको सही कर पाओगे, ठीक है। कंट्रोल करोगे तो गलत काम होते होते आप उसको सही कर लोगे। और मेजरिंग परफॉर्मेंस कैन बी डिफरेंट बिटवीन सक्सेसफुल एंड फेलियर कंपनीज। अलग अलग कंपनीज का परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड अलग अलग हो सकता है। कोई एक चाय का स्टॉल वाला है तो वो अपना उस हिसाब से अपना परफॉर्मेंस बनाएगा, ना कि वो सोचेगा 10 करोड़ की सेल करनी है। नहीं, छोटा चाय वाला नहीं सोचेगा एक दिन में 10 करोड़ की सेल करनी है, बट ये कंपनी का टारगेट हो सकता है। तो अलग अलग कंपनीज का अलग अलग परफॉर्मेंस मेजर हो सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर। छोटा सा कंक्लूजन है इसमें, एमसीक्यू लाइक कुछ बनने के लिए है नहीं, लेकिन फिर भी एक दो लाइन मैंने इसमें कर दिया हाईलाइट कि ये जो सारे फंक्शन है एक दूसरे से लिंक्ड है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी आप इसमें से मिस आउट नहीं कर सकते, ठीक है। और ये सारे लेवल पे इंपॉर्टेंट होता है, एक भी फंक्शन मिसिंग होगा तो मैनेजमेंट क्या होगा, इनसफिशिएंट हो जाएगा। चैप्टर कंप्लीट हो गया। ग्लॉसरी, ग्लॉसरी से बहुत रेयर एमसीक्यू आते हैं, लेकिन क्योंकि एक पेज का है इसलिए देख लेते हैं। रिवाइज करते टाइम लास्ट में कर लेना अगर टाइम बचेगा तो। ग्लॉसरी में सिंपली लिखा है 3 तरह के मैनेजमेंट होते हैं, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, सर्वेंट मैनेजमेंट। ये बेसिकली अपन पढ़ चुके हैं। ट्रेडिशनल में क्या होता है, मैनेजमेंट जो होता है गोल बना देता है, जो मैनेजर होता है वो गोल बना देता है, तुमको ये करना है और उनको वो करना पड़ता है, ठीक है। ऑटोक्रेटिक टाइप का है ये। टीम जो होता है हम उसमें सब एक दूसरे से मिलजुल के करते हैं, ठीक है, सब एक दूसरे से मिलजुल के करते हैं। दिस इज जस्ट लाइक डेमोक्रेटिक। सर्वेंट जो होता है उसमें सर्वेंट के ऊपर छोड़ देते हैं, तुमको जो करना है कर लो। दिस इज जस्ट लाइक लेजी स्फेयर। तो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में जो मैनेजर होता है वही एक्सपेक्टेशन बता देता है कि एम्प्लॉय को क्या करना है, कैसे करना है, बट रिवॉर्ड किसको मिलता है, मैनेजर को ही मिलता है, क्योंकि डिसीजन तो वही लेता है। टीम मैनेजमेंट क्या होता है, सब मिलजुल के काम करते हैं, सर सब आपस में डिसाइड करते हैं, और जो रिवॉर्ड मिलता है, बेनिफिट, रिजल्ट, वो सारी टीम को मिलता है। सर्वेंट में हम सर्वेंट के ऊपर छोड़ देते हैं, तुम कर लो, तुमको जो करना है, और जो रिवॉर्ड भी मिलता है उसमें सर्वेंट को मिलता है। तो ये बहुत ही इजी सा है, इसलिए मैंने करा दिया। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, सर्वेंट मैनेजमेंट। इसी के साथ हमारे ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अच्छा हुआ ना आधे घंटा पढ़ लिए, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो कल अपन फ्रेश मूड से नया चैप्टर स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। और आप लोग को इसके एमसीक्यू भी सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, एंड इसको आप लोग जरूर से रिवाइज करके आना। टाइमर लगा के रिवाइज करना, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, जल्दी जल्दी रिवाइज करना, ठीक है।